हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पवन चौधरी। वेलकम टू अन अकेडमी। एमपीपीएससी 2020 के लिए और 2019 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली 2020 के अंदर आपका पेपर नंबर 2 है। पेपर नंबर 2 के अंदर कई सारे आपको पॉलिटिकल थिंकर्स दिए गए हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो जो लोहिया जी थे, ये एक तरीके से महात्मा गांधी के बाद दूसरे सबसे बड़े जो राजनीतिक विचारक हैं या समाजवादी विचारक माने जाते हैं। तो मैंने गांधी जी के बारे में भी इसके पहले कई लेक्चर्स लिए हैं और एक सीरीज़ में अभी 2 लेक्चर्स गांधी जी के ऊपर, गांधी जी के दर्शन के ऊपर या उनकी जो पॉलिटिकल थिंकिंग है उसके ऊपर मैं लेने वाला हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, जिनका राजनीतिक जो चिंतन है, जिनका पॉलिटिकल जो थॉट है वो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी का जो प्राइस है वो प्राइस हाइक होने वाला है। और अब कब हाइक होने वाला है? ये हाइक होगा 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को। तो अगर आप इस लेक्चर को 15 अक्टूबर के बाद में देख रहे हैं तो आपको जो प्राइस है वो बढ़ी हुई मिलेगी, या उसके पहले देख रहे हैं और आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब कितना इंक्रीज हो रहा है? एक महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो 1400 से लेकर 1600 रुपये, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 3500 से 4000 रुपये, 6 महीने का 5600 से 7200 रुपीज़, 12 मंथ का 7000 से 8800 एंड 24 मंथ का जो है वो 12800 रुपीज़ प्राइस यहाँ पर आपको इंक्रीज हो रहा है। और ये जो कीमतें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर से यहाँ पे प्रभावी हो जाएंगे। तो ये अभी का प्राइस है, ये 15 अक्टूबर के बाद का प्राइस है। ठीक है, अब आपको सिंपली इसके अंदर जो बेनिफिट मिलेंगे, तो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, यू विल गेट द प्रैक्टिस टेस्ट। उसके अलावा इंग्लिश कोर्स के कई सारे आपको बैचेस मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बाय मंथली जो करंट अफेयर की मैगजीन है वो मैगजीन आपको मिलेगी। और मैगजीन के अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो नोट्स हैं वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और मेरी क्लासेस में तो हर क्लास के हर टॉपिक के जो नोट्स हैं वो तो आपको अवेलेबल होते ही होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अपकमिंग जो कोर्सेज हैं, तो ऑलरेडी आपका एमपीपीएससी ज्योग्राफी फॉर पेपर 1, तो ये ऑलरेडी कोर्स लॉन्च चुका है, जिसके अंदर मैं पूरा ज्योग्राफी कवर कर रहा हूँ। ये कोर्स लॉन्च होगा 12 अक्टूबर को और इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा रात को 8:30 बजे, तो अल्टरनेट चलता है ये। ओके, उसके बाद दूसरा कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। टुडे इज 12 अक्टूबर ऑलरेडी। तो ये पेपर 2 का कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें पूरा पेपर 2 पार्ट ए पार्ट बी पूरा सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसका जो टाइम है वो है आपका सुबह 9 बजे। तो ऑलरेडी ये कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो 2 कोर्सेज अभी आपके अक्टूबर में स्टार्ट हो चुके हैं कि आप सब्सक्रिप्शन अगर अभी नया लेते हैं तो आपको 2 नए कोर्स मिलेंगे। अब ऑलरेडी कौन से कोर्सेज चल रहे हैं? ऑलरेडी आपका हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है फॉर द पेपर 1, जिसके अंदर पूरा हिस्ट्री में कवर कर रहा हूँ। इसके अंदर अभी हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री है यूनिट नंबर 3 अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है। हर टॉपिक के बाद, हर क्लास के बाद मेंस की मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं लिखने को, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकें और आपको एक तरीके से उसका प्रैक्टिस हो सके। तो ये एक कोर्स चल रहा है। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी वाला कोर्स है, तो ये तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका है। उसके अलावा और भी कई सारे जो कोर्सेज हैं ऑलरेडी मैं पहले ले चुका हूँ, तो इनकी भी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है अभी के समय पर टुडे और द 12 अक्टूबर, उसका प्राइस 1 साल के सब्सक्रिप्शन का 7000 रुपीज़ है। आप मेरा कोड जैसे ही आप डालोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 मंथ के कोर्स का जो है आपको 6300 रुपये का 6300 का कोर्स हो जाएगा, क्योंकि 10% जो डिस्काउंट है मेरा कोड यूज़ करने के बाद। 2 साल का सब्सक्रिप्शन जो 8400 रुपये है, तो आप कोड यूज़ करोगे 7560 रुपये यहाँ पर आपको हो जाएगा, है ना। उसके बाद आप पवन लाई आपने तो यूज़ कर लिया, लेकिन उसके बाद हर लेक्चर के देखने के बाद या प्लस में आप लेक्चर्स देखते हैं, स्पेशल में आप लोग लेक्चर्स देखते हैं, तो उनके अंदर आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। उन क्रेडिट पॉइंट्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आप अगर अप्लाई करोगे, अगर आपके पास क्रेडिट पॉइंट है 700, तो आपको 5670 रुपये का। उसके बाद 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वहाँ पर आप अप्लाई करोगे, आपको 840 कम से कम क्रेडिट पॉइंट चाहिए, इससे ज़्यादा रिडीम नहीं होंगे। तो उसके अंदर आपको 6804 रुपये का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन अभी आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे राम मनोहर लोहिया के। राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म 23 मार्च 1910 को आपके अकबरपुर करके एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर इनका जन्म होता है। और इनकी जो फैमिली थी तो आयरन स्मेल्टिंग का या फिर आपके जो लोहे का जो काम है, लोहे को पीटने वगैरह का, लोहे का सामान बनाने का काम करती थी। तो बेसिकली वहां से लोहिया है, तो लोहे का काम करते थे, इसलिए इनका नाम जो है सरनेम अभी यहाँ पे लोहिया पड़ता है। वैसे उनका कोई सरनेम वगैरह लोहिया नहीं था, वो एक निकनेम उनकी फैमिली का था कि लोहिया लोग हैं, लोहे का काम करते, तो वो राम मनोहर लोहिया वहां पे हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना जो बीए है वो कलकत्ता से कंप्लीट किया और बर्लिन जर्मनी से अपना जो पीएचडी है, वो पीएचडी का जो पीएचडी है, डॉक्टरेट उन्होंने वहां से लेके आए। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट वीकली है मैगजीन, उस कांग्रेस सोशलिस्ट वीकली ही उसका नाम था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट जो मैगजीन थी, उस मैगजीन के संपादक थे, उसके अभी उसके संपादक वहां के एडिटर थे वहां पे। उसके बाद
उस समय पे महात्मा गांधी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर आपके जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, इस समय के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, उन लीडर्स के साथ में उन्होंने वहां पे काम किया और उन सभी लीडर्स के कंटेम्पररी या फिर उनके समकालीन हुआ करते थे। गांधी जी के साथ में लंबे समय तक उन्होंने काम किया। जर्मनी में जब पढ़ के आए तो उनके विचार, गांधी जी के साथ जो उनके विचार हैं वो विचार काफी मिलते थे और गांधी जी का जो समाजवाद का जो प्रिंसिपल था, गांधी जी का जो सोशलिज्म का प्रिंसिपल था, स्वराज का प्रिंसिपल था, उससे लोहिया जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, जुलाई 1951 के अंदर एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई आपके फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर। तो उस फ्रैंकफर्ट जर्मनी की जो कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहां पर फिर जो सोशलिस्ट आइडिया है वो वहां पर इमर्ज हो गया है। देखो वो जो समय था 1950s, 60s, 70s वाला जो समय था, उस समय पूरी दुनिया जो है वो शीत युद्ध या फिर आपका जो आप कह सकते हैं कि आपका जो कोल्ड वॉर था उसके अंदर घिरी हुई थी। तो उस समय दो पार्ट हुआ करते थे पूरी दुनिया के। एक पार्ट यूएस के साथ में था, इट्स जो पूरा कैपिटलिस्ट ग्रुप था या समाजवादी आपका जो पूंजीवादी ग्रुप था। दूसरा रशिया के साथ में था। रशिया का जो मेन फिलोसफी था, द फिलोसफी ऑफ द सोशलिज्म, समाजवाद का प्रिंसिपल है ना, जो आपके रशियन रिवॉल्यूशन जो था 1917 में जो पूरा जो रिवॉल्यूशन हुआ था आपका, है ना, उस रिवॉल्यूशन के द्वारा वो पूरा जो चीजें हैं वो यहाँ पर रशिया में आई थी और फिर स्टालिन और लेनिन जैसे जो लीडर्स थे उन्होंने फिर रशिया के ऊपर यहाँ पे रूल किया। ठीक है, तो उसके बाद आपके रशिया के अंदर जो फिलोसफी हुआ करता सोशलिज्म का, तो उसको लेके कई सारे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हुई पूरी दुनिया में। फिर दुनिया में जो समाजवाद है उसको अपनाया जाने लगा। चाइना है और आपका यूएसएसआर है, आपका क्यूबा है, ऐसी कई सारी कंट्रीज थी जहां पे समाजवाद का जो डंका है, समाजवाद का डंका बजा और चाहते थे भारत के अंदर इस प्रकार का समाजवाद आए। लेकिन ऐसा समाजवाद भारत के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके ऊपर बेस्ड हो गया है। उसके लिए फिर एशियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस है 1953 में नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे हुई। ये जो एशियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस था, इस एशियन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि समाजवाद को लेके कोई भी जो कॉन्फ्रेंस है, कोई भी कॉन्फ्रेंस भारत में अभी यहाँ पे हुई थी। ठीक है, उसके बाद बेसिकली 1955 का जो समय था, तो 1955 में अब समाजवादी लोग कई सारे समाजवादी लीडर्स थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े बड़े लीडर्स थे और समाजवाद पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे फैल रहा था। समाजवाद के जो प्रिंसिपल है, कि जितने भी रिसोर्सेज है, समाजवाद मतलब क्या, जो भी संसाधन है वो सब लोगों के पास में संसाधन हो, है ना, द रिसोर्सेज ऑफ द पीपल हो, तो लोगों के पास संसाधन हो या लोगों के लिए वहां पे काम किया जाए उन संसाधनों से। तो वो पूरे प्रिंसिपल्स पूरे देश में फैल रहे थे और कांग्रेस के अंदर भी समाजवादी लोग हुआ करते थे। अगर याद करो 1934 में एक पार्टी बनी थी, तो पार्टी इज कॉल्ड द सीएसपी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, और वो जो पार्टी थी आपके आचार्य नरेंद्र देव और आपके जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस जैसे जो लीडर्स थे उस पार्टी के मेंबर हुआ करते थे, एंड लोहिया भी उसके मेंबर हुआ करते थे। तो कांग्रेस में 1934 से ही सोशलिस्ट पार्टी के जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे आने लगा और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हुआ करती उस समय पे कि सभी विचारधारा, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो खिलाफत हो, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, सभी लोग कांग्रेस के अंदर अभी अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे देते थे। बट 1955 में 1955 में कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस का एक सेशन हुआ, उस कांग्रेस के सेशन में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया कि जो समाजवाद है वो कांग्रेस का गोल है, सोशलिज्म इज द गोल ऑफ द कांग्रेस। और जब से ये घोषित किया कि कांग्रेस का जो गोल है वो समाजवाद है, तब से बाकी जो पार्टी के लोग थे या बाकी जो विचारधारा के लोग थे, सब विचारधारा के लोग आ सकते थे, बट किसी दूसरी पार्टी का मेंबर होते हुए कांग्रेस का मेंबर यहाँ पे नहीं हो सकते थे। ठीक है, अब उसके बाद दिसंबर 1955 में जब कांग्रेस ने ये किया तो उन्होंने अपनी खुद की पार्टी, इट्स कॉल्ड द भारतीय समाजवादी जो दल है ना, बीएसडी जो करके पार्टी है, वो अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, तो वो पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट है, ये पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट उनके द्वारा वहां पे किया गया। इट्स कॉल्ड द भारतीय समाज दल। ठीक है, ये पार्टी उन्होंने एस्टैब्लिश की और उसके बाद जो नॉन अलाइनमेंट का जो पॉलिसी था, गुट निरपेक्ष का जो आंदोलन था आपके नेहरू का, अब गुट निरपेक्ष के अंदर क्या था थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं। पूरी दुनिया दो पार्ट के अंदर बढ़ गई, एक यूएस का पार्ट, एक रशिया का, एक यूएस का और एक रशिया का, यूएसएसआर का, है ना, दो भागों में दुनिया बटी हुई है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ में था, कोई चाइना जो है वो किसी और के साथ में था, सब देश आपस में यहाँ पे बटे हुए थे। लेकिन कुछ कंट्रीज थी जो न चाइना के साथ में जाना चाहती थी, ना रशिया के साथ में जाना चाहती थी, ना अमेरिका के साथ में जाना चाहती थी। उन लोगों ने बोला कि हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, नॉन अलाइन रहेंगे, ना हमको रशिया के साथ में जाना है ना हमको अमेरिका के साथ में जाना, तो हम गुट निरपेक्ष रहेंगे। नेहरू का फिलॉसफी जब गुट निरपेक्ष का आया तो सबसे पहले लोहिया ने उसका विरोध किया कि भारत को एक में से किसी भी ग्रुप के साथ में, यूएस या रशिया, किसी के साथ में भी चले जाना चाहिए। गुट निरपेक्षता से कोई फायदा हमको होने वाला नहीं है, जबकि हमारा सोशल और इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट यहाँ पे रुकेगा। क्योंकि उस समय पाकिस्तान की बड़ी हेल्प रशिया किया करता, अमेरिका किया करता था, बाकी कई सारी कंट्रीज की हेल्प हुआ करती थी। तो भारत को लेकर थोड़ा सा ये एक प्रिजम्पशन था कि ये लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे, हम अभी अभी आजाद हुए हैं, तो वी नीड मोर हेल्प ऑफ अदर कंट्री। जैसे मार्शल प्लान आया
तो वो भारत के अंदर प्रॉपर लागू नहीं हो पाया। तो ऐसे कई सारी चीजें थी जिनको लगता था कि नॉन अलाइनमेंट जो मूवमेंट है, गुणनिरपेक्ष जो नीति है, वो गलत है नेहरू की, और उनको किसी भी एक ग्रुप के साथ में चले जाना चाहिए। वो कभी नहीं बोला कि यूएसएसआर के साथ में जाओ या यूएस के साथ में जाओ, जो भी आपको ठीक लगता है वहां पर जाना चाहिए, बट वो चाहते थे कि यूएसएसआर के साथ में भारत को जाने का फायदा, और बाद में ये हुआ भी। 1963 के अंदर लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य यहां पे बनते हैं, और 12 अक्टूबर 1967 को उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो पार्टी जो बनी है भारतीय समाजवादी दल, तो यही पार्टी वो थी जो आगे जाके समाजवादी पार्टी, उसके अलग अलग कई सारे फ्रैक्शंस हुए, वो आपको मैं कभी उन पार्टी के फ्रैक्शंस कभी और पढ़ाऊंगा, बट यही से जेपी और आपके लोहिया और जितने भी बड़े लीडर्स हुआ करते थे आपके यूपी के, फिर उन्होंने आपकी कई सारी पार्टीज, राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी, ऐसी कई सारी पार्टीज बनाई। तो अभी जो समाजवादी दल है अखिलेश यादव का, वो जो पार्टी है वो बेसिकली राम मनोहर लोहिया के जो प्रिंसिपल थे, समाजवादी प्रिंसिपल, उन समाजवादी प्रिंसिपल के ऊपर वहां पे चलती है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं वहां से स्टार्ट हुई थी। ओके, उसके बाद उनका बोलना था कि जो धर्म है वो दीर्घकालीन राजनीति, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है आज के समय के लिए, धर्म जो है वो दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति जो है वो अल्पकालीन धर्म है ना। और धर्म का काम है अच्छा करें और उसकी स्तुति करें, और राजनीति का काम है बुराई से लड़े और उसकी निंदा करें। तो हमारे पॉलिटिशियंस को ये इनके जो विचार हैं, इनके विचार एक बार समझना चाहिए। ठीक है, कई सारी किताबें लिखी है ना, स्वराज क्यों और कैसे, देन एस्पेक्ट ऑफ द सोशलिस्ट पॉलिसी, देन आपके इक्विडिस्टेंस थ्योरी है ना, व्हील ऑफ थ्योरी, देन आपके मार्क्स और गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन सोशलिज्म, गांधी का समाजवाद और मार्क्स का समाजवाद, तो दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने वहां पे उसके अंदर दिया। उसके बाद आपके फ्रेगमेंट्स ऑफ द वर्ड माइंड, देन ये कई सारी जो बुक्स हैं, कई सारी बुक्स उन्होंने लिखी, और अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग जो सिद्धांत हैं, उन किताबों के माध्यम से उन्होंने वहां पे प्रेजेंट किए। ठीक है, उसके बाद आपकी अगर इनकी सोशलिस्ट जो फिलोसफी है लोहिया की, उस सोशलिस्ट फिलोसफी की अगर हम बात करें तो उस फिलोसफी के अंदर बेसिकली अभी उन्होंने गांधी और मार्क्स है, तो दोनों की फिलोसफी की तरफ ध्यान दिया है ना, गांधी एंड मार्क्स बोथ, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं जो गांधी है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। देखो somebody नो की वो टीम को बोल दिया है मैंने, बट प्रेस द रेड की, अब मेरे को लाल की तो दिख नहीं रही कहीं, है ना, तो लाल चाबी कहां से लाऊं मैं। ठीक है, सो जो गांधी और मार्क्स है ना, तो बोला कि इक्वल इन्फ्लुएंस दोनों का, गांधी का भी और मार्क्स का, दोनों का जो प्रभाव है, बराबर प्रभाव इनके ऊपर आपके मार्क्स, आपके लोहिया के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, उनका बोला कि मार्क्स और लेनिन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एंड मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स गांधी फिलोसफी रिस्पेक्ट ऑफ द मार्क्स एंड लेनिन। मार्क्स और लेनिन के रिस्पेक्ट में गांधी की जो फिलोसफी थी, गांधी के सिद्धांतों की तरफ ज्यादा वहां पे बात करते थे, क्योंकि गांधी जो है वो समाज के जो गरीब जो तबके के लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनके बारे में बात करते थे। लेनिन और मार्क्स भी वो बात करते थे, लेकिन यहां पर क्या है कि लेनिन और ये लोग बोलते थे कि जितनी भी समाजवादी चीजें हैं वो सब सरकार के पास में होना चाहिए, सभी रिसोर्सेज सरकार को दे दिया जाए, है ना, जबकि उसकी बात नहीं करते थे। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आगे बढ़ाऊंगा मैं, इसको रोक के रखना यहाँ पे। ही वाज सपोर्टर ऑफ द आपके जो कोऑर्डिनेटिंग फिलोसफी थी, समन्वय विचारधारा के समन्वय करना जरूरी है, एक दूसरे में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। अगर आप सोशलिज्म में है तो वी हैव द सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, जो चाहे वो आपका चाइना हो, चाहे यूएसएसआर हो, ये सब जो कंट्रीज हैं, तो ये सब में सोशलिस्ट डेमोक्रेसी नहीं हुआ करता, लोकतंत्र नहीं हुआ करता था वहां पे। तो उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग फिलोसफी है, ये समन्वयवाद जो विचारधारा है, वो अभी यहाँ पे अडॉप्ट करके आए। और उनका अभी बोलना था, उन्होंने कई सारी चीजें वहां पे स्टडी की, जैसे आपका नाजी जो था आपके जर्मनी के अंदर, तो जर्मनी के अंदर जो नाजीवाद था उसका स्टडी किया। उसके अलावा आपके दूसरे कई सारे जो प्रिंसिपल्स थे, आपके रशिया का समाजवाद, चाइना का समाजवाद, और आपके क्यूबा के अंदर जो समाजवादी प्रिंसिपल थे, सभी समाजवाद प्रिंसिपल्स को उन्होंने वहां पे स्टडी किया। ठीक है, और उसके बाद वो गांधी जी के हिसाब से, गांधी जी का फिलोसफी था जो आपको सोशलिज्म का, समाजवाद का, वो सिद्धांत अभी वहां पर वो लेके आए कि गांधी का जो फिलोसफी है इट्स बेस्ट हो, इस फिलोसफी के द्वारा जो भारत का जो विकास है, वो भारत का विकास यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, अब वो क्या चाहते थे, ही वांटेड टू लिंक सोशलिज्म विद द इंडियन कल्चर एंड गिव द न्यू फॉर्म ऑफ द नॉन वायलेंस सोशलिज्म, की एक अहिंसावादी जो आंदोलन है, एक अहिंसावादी समाजवाद है, उसकी स्थापना की जाए। इसका वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन वायलेंस सोशलिज्म मतलब आपका अहिंसावादी समाजवाद, है ना। अब जो रशिया में जो हुआ, या जर्मनी में जो हुआ, या जिन ईस्ट जर्मनी जो था वो पूरा एरिया, वहां पे जो भी समाजवाद आया तो बंदूक के दम के ऊपर आया। माओ बोलते थे चाइना के अंदर कि पावर कम फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो बंदूक की नोक से आएगी। क्रांति करो और क्रांति के रास्ते से समाजवाद आएगा। गांधी बोलते थे शांति के रास्ते से आएगा, क्रांति से नहीं आएगा। तो ये बहुत अंतर था गांधी और आपके लेनिन और मार्क्स और इनके अंदर। ठीक है, वो क्रांति चाहते थे, ये शांति चाहते थे। तो शांति से समाजवाद चाहते थे, और गांधी का जो शांति का समाजवाद है वो पिछले 50 साल से, 70 साल हो गए, 50 भी नहीं तो 70 साल से भी यहाँ पे टिका हुआ है। ठीक है, जबकि जो लेनिन का और मार्क्स का जो समाजवाद था उसकी धज्जियां उड़ गई, है ना। चाइना में क्या होता है आपको पता ही है, चाइना का एग्जांपल नहीं दूंगा मैं,
ठीक है। अब जो रशियन इंटीग्रेशन हुआ आपका 1945-46 में, 1991 में जाके वो खत्म हो गया ना, कई सारे देश आपके वहां पे बन गए। वो बोलते सत्याग्रह विदाउट द कंस्ट्रक्टिव वर्क इज लाइक अ सेंटेंस विदाउट वर्ड, कि सत्याग्रह जो है बिना कंस्ट्रक्टिव वर्क के या बिना आपके जो रचनात्मक कार्यों के, जो सत्याग्रह है वो किसी काम का नहीं है। सत्याग्रह के लिए आपको हमेशा कुछ नई नई चीजें करना चाहिए। नई चीजें क्या? नॉन कॉपरेशन कर लो, सिविल डिसोबीडिएंट कर लो, इंडिविजुअल सत्याग्रह कर लो, क्विट इंडिया मूवमेंट कर लो, कई सारे सत्याग्रह के आयाम महात्मा गांधी लेके आए। तो हमेशा उसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक क्यों होना चाहिए? कि जब तक रचनात्मक नहीं होगा तो एक जैसी चीजें वहां पे होगी और लोग उसको कर करके वहां पे बोर हो जाएंगे। तो फॉर दैट रीजन उस कारण से उन्होंने बोला कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो बोलते थे कि द सिंबल ऑफ इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, कि जो लोहिया वो समाजवाद जो है वो इक्वालिटी, समानता का और आपके जो प्रॉस्पेरिटी है या फिर आपकी जो संपन्नता है उसका प्रतीक है, गरीबी का प्रतीक नहीं है ना। अभी क्या होता है, गरीबी क्यों माना जाता है कि जो सोशलिस्ट लोग हैं वो गरीब होते हैं। उनका बोलना था कि सोशलिज्म इज नॉट ओनली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी, जो सोशलिज्म है वो गरीबी का समान वितरण नहीं है कि सब जितनी भी गरीबी है, अब ये सब लोग गरीब है तो गरीबी का वितरण नहीं है। ये जो है आपका इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पुअर, है ना, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो संपन्नता है उसको गरीबों के अंदर यहाँ पे बांटा जाए। समझना बात को, है ना, कि समाजवाद क्या है, वहां पे समाजवाद क्या था आपके रशिया के अंदर, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो नहीं है। हमारे यहाँ पे जो प्रॉस्पेरिटी है ना, या जो संपन्नता है उसको हमको लोगों में बांटना चाहिए कि सरकार के पास अगर कोई संपन्नता है, सरकार का पैसा है, तो सरकार ऐसी स्कीमें बनाए जहां पे आम लोगों का फायदा हो, है ना, गरीब लोग हैं, जो गरीब मजदूर किसान हैं, महिलाएं हैं, उनका उत्थान हो, तो उनके डेवलपमेंट की वहां पे बात किया करते थे ना। गॉट माय पॉइंट, है ना। सो इट्स नॉट द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपके प्रॉस्पेरिटी अमंग द पुअर, है ना, जितना भी है वो गरीबों के बीच में यहाँ पे उसको बांटने का। तो बहुत ही एक अच्छा प्रिंसिपल लेके आते थे। अब समाजवाद के 3 जो एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए। पहला बोलता था कि जो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एंड इंश्योरेंस, जितने भी आपके जो उद्योग हैं और जितने भी बीमा है सबका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, है ना। बाद में यही हुआ जब उन्होंने बोला तो नेहरू ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारी फिलोसॉफी अपने पास में रखो। बट बाद में जब इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने यही किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, एवं कई सारे जो बिजनेसेस थे, इंडस्ट्रीज थी, उन इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण किया। तो कई सारे राष्ट्रीयकरण उन्होंने वहां पे किए, ठीक है। उन्होंने जो बताया वो बाद में सरकार ने किया, है ना। इंप्रूवमेंट ऑफ द लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द होल इंडिया, होल वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जो है लोगों का जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर सुनाना चाहिए। तब समाजवादी लोग हैं वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते, सिर्फ भारत की बात नहीं करते, पूरी दुनिया के अंदर जो समाजवाद का स्तर है वो समाजवाद का स्तर अभी यहाँ पे बढ़ना चाहिए। और एक वर्ल्ड पार्लियामेंट, एक विश्व संसद अभी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो, जैसे ईयू है ना, यूरोपियन यूनियन, वो पूरे यूरोपियन यूनियन का संसद कह सकते हैं उसको, ईयू का जो पार्लियामेंट है वो। तो इस प्रकार से एक संसद, पूरा एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बने। क्या समय यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके थे, बट यूएन जो है एक तरह से वर्ल्ड संसद की तरह काम नहीं करता है, ठीक है। वो तो वर्ल्ड संसद बने और पूरे विश्व को एक माना जाए, तो ये पूरे विश्व को एक करने की बात करते थे, ठीक है। ये 3 प्रिंसिपल, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंप्रूवमेंट ऑफ द लाइफ स्टैंडर्ड और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड पार्लियामेंट, तो ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे काम करते थे। बोलते समाजवाद जो है स्वयं गांधी या मार्क्स कहने की आवश्यकता नहीं है और नहीं उसे गांधी या मार्क्स विरोधी कहना चाहिए। कि जो समाजवाद है ना उसको गांधी का समाजवाद कहना चाहिए ना मार्क्स का समाजवाद कहना चाहिए, दोनों से अलग है। समाजवाद अपने आप में जो है वो अपने आप में एक अलग प्रिंसिपल है, उसको गांधी या मार्क्स से जोड़ के उसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि दोनों की फिलोसफी अलग अलग थी, दोनों के समाजवाद के प्रिंसिपल अलग अलग थे, दोनों के मायने अलग थे, दोनों की कंडीशंस अलग थी, सब कुछ अलग थी। तो समाजवाद को उस दायरे में नहीं बांटना चाहिए, ठीक है। और उनका बोलना था कि अगर हमको एक सोशलिज्म लाना है, समाजवाद लाना है, तो गांधी वाले प्रिंसिपल उन्हें अपनाए। क्या बोला उन्होंने? बोला कि आपको जो कुटीर उद्योग है ना, उनको डेवलप करना पड़ेगा, जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री है उसको डेवलप करना पड़ेगा, जो गांधी जी बोलते थे। उसके बाद बोला कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन, आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण है वो करना पड़ेगा। सरकार के जो संसाधन है वो नीचे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण है तो पंचायत या नीचे के लेवल पे उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए पंचायत के इलेक्शंस हो, ये सब चीजें हैं, है ना, आगे बताऊंगा उसके बारे में, इसको रोक के रखना। तो ये राजनीतिक विकेंद्रीकरण किया जाए तो ही समाजवाद आएगा। हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, हर व्यक्ति को लगे कि हाँ मैं सरकार चला रहा हूं, मेरी सरकार है, सरकार मेरी सुनती है, मेरा सरकार में कंट्रीब्यूशन है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपके जो पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन था उसकी बात करते थे। और साथ ही ग्राम पंचायतों की स्थापना यहाँ पे की जाए। तो ये 4 प्रिंसिपल वो लेके आए थे।
है ना। ये स्पेशली ये चीजें उन्होंने यहाँ पे ये एलिमेंट्स यहाँ पे दिए थे। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी दिया, एक उनका बुक था, इट्स कॉल्ड द व्हील ऑफ हिस्ट्री। अब व्हील ऑफ हिस्ट्री के अंदर क्या था कि उन्होंने एक चतुर्युग का सिद्धांत दिया, है ना, कि देयर इज अ चतुर्युग, 4 युग हुए हैं, है ना। कौन कौन से आपके सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे 4 युग हुए हैं। तो उन्होंने 3 गुण बताए कि किसी भी इंसान के अंदर 3 गुण होते हैं, जो याद करो प्लेटो का जो कार्डिनल वैल्यूज है उसको याद करो। तो 3 जो गुण होते हैं वो होते हैं सत्व, रजस और आपका तमस। सत्व का मतलब होता है प्योरिटी, आपकी प्योरिटी मतलब आपकी जो इट कॉल जो शुद्धता, है ना, प्योरिटी। दूसरा बोलते हैं रजस, मतलब पैशन और एक्टिविटी, है ना, जो रजस गुण जिसके अंदर होता है, राजा जैसा जो गुण होता है, तो उसके अंदर पैशन होता है, उसके अंदर थोड़ी धैर्य होता है और कोई एक्टिविटी वगैरह वो करता है। तमस के अंदर इग्नोरेंस होता है ना, उसके अंदर अंधकार होता है। तो 3 प्रिंसिपल है वो सब व्यक्ति के अंदर, आपके हमारे सबके अंदर यहाँ पे होता है। तो उनका बोलना था कि जब सत्ययुग आया, सत्ययुग जब था, है ना, सत्ययुग के अंदर लोगों के अंदर सिर्फ सत्व गुण था। सत्व गुण मतलब क्या, प्योरिटी थी, है ना। आपकी प्योरिटी मतलब आपकी शुद्धता वहां पे थी, लोग शुद्ध थे, सब कुछ अच्छा होता था। राम जी आते थे, माते ये करो, माते वो करो, ठीक है। तो सत्ययुग था। वैसे वो त्रेता युग में आए थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। सत्ययुग था, उसके बाद त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में क्या हुआ कि एक ऑर्डर आया कि सत्व गुण सबसे ऊपर था, आई थिंक आपको दिख रहा होगा उसके अंदर, है ना। तो सतयुग जो है, सबसे पहले सत्व युग आया, उसके बाद रजस आया, उसके बाद तमस आया। मतलब सत्व जो है, प्योरिटी है, वो सबसे ऊपर है ना, उसके बाद पैशन है और उसके बाद इग्नोरेंस है। तो एक उसने क्रम बताया त्रेता के अंदर। उसके बाद वो द्वापर युग आया, तो वहां पे क्या हो गया, जो रजस गुण है, मतलब आपका जो पैशन या एक्टिविटी वाला गुण है वो ऊपर हो गया, तमस सेकंड पे, और सत्व जो है सबसे नीचे चला गया, तो प्योरिटी सबसे नीचे चली गई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, कलयुग आया जिसमें हम जी रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोरोना आया, नहीं कोरोना नहीं आया, यहाँ पर तमस है, तो तमस यहाँ पे आया। तमस मतलब जो इग्नोरेंस वो सबसे ऊपर है। व्हाट्सएप पे कुछ भी फॉरवर्ड कर दो, है ना, ये हो गया। इलायची खा लो, कोरोना भाग जाएगा, है ना, ये कर लो, है ना, वो दरवाजे पे ये टांग दो, कोरोना नहीं आएगा, है ना, नैफ्थलीन की गोली सूंघ लो, कोरोना नहीं आएगा। तो ये क्या है, ये इग्नोरेंस है। देन एक्टिविटी, देन सत्व। तो प्योरिटी जो नाम की चीज है वो सबसे आखिरी में है ना। तो ये बोला इस प्रकार से पूरा जो विश्व है, वो पूरा विश्व के अलग अलग युग हैं, अलग अलग युग यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो वो पूरा प्रिंसिपल उन्होंने यहाँ पे बताया। और उन्होंने बोला कि सतयुग से लेकर कलयुग तक इतिहास में जो है, वो जो आपका जो उत्थान और पतन है, जो डेवलपमेंट और आपका जो डिक्लाइन है, दोनों चीजें लगातार यहाँ पे चढ़ती रहेगी, ठीक है। तो लोगों का उत्थान भी होता रहेगा, जो समाज है वो डूबता भी रहेगा। तो दोनों प्रिंसिपल साथ में चलेंगे, उत्थान भी होगा और आपका पतन भी होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें लगातार चलती रहेगी, है ना, वो लगातार प्रिंसिपल चलता रहेगा। जैसे ही कलयुग खत्म होगा, फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर, तपर, ये चलता जो है पूरा जो चीजें हैं, ये हमेशा 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 के लिए अभी यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद इस प्रिंसिपल को उन्होंने बोला कि जो इतिहास है ना, तो इतिहास को जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है वो बर्बरता दर्शाता है कि समाज को प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर दर्शाया गया है। उनका सीधा सा बोलना था कि कभी न कभी किसी न किसी युग के अंदर किसी न किसी स्टेट का, किसी न किसी राज्य का, किसी न किसी संस्कृति का उसका उत्थान हुआ है। जैसे अगर बात करें 18th सेंचुरी है, 17th और 18th सेंचुरी, तो 17th और 18th सेंचुरी में अमेरिका, ब्रिटेन है, उसका उदय हुआ, ठीक है। उसके बाद अमेरिका का उदय हुआ, अब भारत और चाइना जैसे जो देश हैं इनका उदय यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो लगातार जो उदय का चक्र है वो लगातार चलता रहेगा। उसको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न नहीं बोल सकते। हमारे एंशिएंट इतिहास में हम जब जाएंगे तो हमारे एंशिएंट इतिहास में हमको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास कई सारी फिलोसॉफीज थी, हमारे पास हमारे आर्यभट्ट जैसे लोग थे, या हमारे पास जो आपके कौटिल्य जैसे लोग थे, तो कितनी सारी फिलोसॉफी उन्होंने दी। तो एज कंपेयर टू अदर कंट्री, हमारा जो एंशिएंट पीरियड था, जो प्राचीन पीरियड था, हम प्राचीन पीरियड में बहुत ज्यादा डेवलप थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो सब चीजें खत्म हो गई। फिर अब मुगल्स आए, देन सल्तनत पीरियड और मुगल वगैरह है, फिर अंग्रेज आए। तो अंग्रेजों ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उनको बोलना था कि जो उत्थान और पतन का जो चक्र है वो लगातार चक्र यहाँ पे चलता रहेगा। और कोई भी सदा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी सदा इतिहास की उच्चतम चोटी पर नहीं बैठता, कि कोई भी जो सभ्यता है वो हमेशा ऊपर नहीं रहती। इंग्लैंड एक टाइम पे पूरी दुनिया पे राज करता था, आज नहीं है। आज अमेरिका जैसे कंट्रीज हैं, अब वो भी नहीं रहेंगे। फिर चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज हैं, ऊपर आ जाएंगे। तो इतिहास में सदा कोई उच्चतम चोटी पर नहीं बैठता। कभी संसार का कोई देश वैभवशाली होता है और कभी कोई दूसरा, है ना, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी इंडिया। और भारतीय इतिहास की उच्चतम चोटी पर बैठ चुका है, किंतु आज स्थिति बदल चुकी है। मतलब जो एंशिएंट पीरियड था, प्राचीन पीरियड था, उस समय हम सबसे दुनिया में सुप्रीम हुआ करते थे, सोने की चिड़िया हमको कहा जाता था। तो एक हमारा फेज था, वो फेज निकल गया, फिर से वो नया फेज है, तो फिर से नया फेज आएगा। तो उसके बारे में लगातार बात करते थे कि जो डिवीजन है ये सोशल, उसका एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न का, ये भैया बहुत गलत बात है। ऐसा तुमको डिवाइड वहां पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब जातिवाद के बारे में क्या बोलते थे, है ना, तो मार्क्स जातिवाद के सबसे बड़े विरोधी थे, है ना। 2 चीजें होती है, एक होती कास्ट और एक होती क्लास। एक्चुअली मेरा वो चल नहीं रहा
इसके ऊपर पेन, नहीं तो मैं आपको पूरा लिख के समझाने वाला था बेसिक क्या चीजें हैं। अब ऐसे सुनना पड़ेगा आपको। तो कास्ट और क्लास दो चीजें होती है ना। अब हमने क्या किया, अब देखो सिंपल सा प्रिंसिपल आप समझो कि बहुत सारी जातियां हैं, है ना। पहले क्या हुआ कि वर्ण सिस्टम था हमारे यहाँ पे, तो अलग अलग वर्ण थे, है ना। आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग अलग वर्ण हुए, है ना। वर्ण से धीरे धीरे क्या हुआ, जातियों के अंदर डेवलप हुए, ठीक है। जातियों में डेवलप हो गए, बहुत सारी जातियां हो गई। अब आज के समय में बहुत सारी जातियां हैं जो खेती का काम करती है, एग्रीकल्चर का काम करती है, ठीक है। तो क्या हुआ, बहुत सारी जातियां हैं, अब मैंने किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, तो बहुत सारी जातियां हैं वो खेती का काम करती है। अब जो खेती की जितनी भी जातियां हैं सब एक जात हो गई, जैसे पटवारी हो गए, खाती हो गए, आपके जाट लोग हो गए, ये सब कौन है, ये एग्रीकल्चर वाले लोग हैं, कृषि वाले लोग हैं। तो जितने भी कृषि वाले लोग थे, अब जाति उनकी अलग अलग हो सकती है, ये सब इकट्ठे हो गए और ये क्लास बन गई। क्या बन गई, क्लास, मतलब एक वर्ग बन गया कि खेती करने वाले लोगों का वर्ग। कुछ लोग पढ़ने लिखने वाले थे, बिजनेस करने वाले लोग थे या पढ़ने वाले लोग थे, तो वो सब क्या हो गए, वो ब्राह्मण्स हो गए। तो वैसे ब्राह्मण या दूसरे लोग जो पढ़ाई करने वाले हैं या जो पढ़ाने वाले हैं या वेद वगैरह वाले लोग हैं, तो उनका एक क्लास बन गया, उनका एक वर्ग बन गया। उस प्रकार से बिजनेस करने वाले लोग थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो माहेश्वरी हो, चाहे वो बोहरा हो, कोई भी हो, सबका एक वर्ग बन गया, एक क्लास बन गया, ठीक है। तो द क्लास इज कन्वर्टेड इनटू, द कास्ट इज कन्वर्टेड इनटू क्लास। अब उसके बाद क्या होगा, वापस कुछ समय बाद जो क्लास है, तो बहुत बड़ी क्लास बन गई आपकी एग्रीकल्चर की, जितनी भी क्लास बनी है, इट अगेन कन्वर्टेड इनटू कास्ट। फिर जाति उनमें से निकल के बाहर आ जाएगी कि मैं तो जाट हूं, मैं पाटीदार हूं, वो डिवाइड वहां पे हो गया। तो कास्ट और क्लास का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो लगातार चलता रहेगा। तो ये लगातार जो डिवीजन है वो डिवीजन यहां पे चलता रहेगा ना। कास्ट इज द सिंबल ऑफ ऑर्थोडॉक्सी पावर एंड क्लास इज द सिंबल ऑफ द डायनामिक पावर, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने कास्ट को अच्छा बताया, जाति को अच्छा बताया, जाति का उन्होंने भी विरोध किया, जैसे गांधी ने या मार्क्स ने वहां पे किया था। तो बोले जो कास्ट है, जो जाति है, बोलते हैं ना कि कभी जो कभी नहीं जाती उसको जाति बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप किसी जाति में अगर पैदा हुए, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सबसे हमारे जो सोकॉल्ड जो जाति है, सोकॉल्ड जो लोअर कास्ट है ना, में कोई लोअर या कोई अपर नहीं होता, सोकॉल्ड जो लोअर कास्ट है, कोई व्यक्ति उसके अंदर पैदा हुआ, अब वो कलेक्टर बन गया, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, ये उस जाति का है। तो जाति कभी नहीं जाती। तो कोई व्यक्ति आप कितना भी उत्थान कर लो, कितना भी डेवलपमेंट कर लो, कितनी भी ऊंची पोस्ट पे पहुंच जाओ, यही बोला जाएगा कि व्यक्ति जो है उस जाति का है। जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने तो क्या बोला, एक दलित राष्ट्रपति को, दलित को राष्ट्रपति बनाया, ठीक है। राष्ट्रपति बन गए, लेकिन दलित जो वर्ड है वो उनका पीछा उसने नहीं छोड़ा, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये है कि जो कास्ट है वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, जबकि क्लास होती है, क्लास में क्या होता है, आप बढ़ सकते हैं। आप स्कूल में थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, ऐसे करके फिर कॉलेज में आए, फिर आप पीजी में गए, तो आपने क्या कि क्लास बाय क्लास आपने डेवलपमेंट किया। मतलब जो क्लास है, जो वर्ग प्रणाली है, वर्ग प्रणाली में आप अपने आप का उत्थान कर सकते हैं। आप पैसा कमा के, आप अच्छा पढ़ लिख के आगे की ओर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। जब जाति में आप कितना भी पढ़ लो, आगे नहीं बढ़ सकते। आपके साथ में जो टैग है, जो ठप्पा है कि तुम ये जाति के, वो हमेशा वहां पे रहेगा, ठीक है। तो जातिवाद जो है वो शक्ति का प्रतीक है, और जो वर्ग जो है वो गतिशील शक्ति का प्रतीक है। वर्ग की वो लगातार वर्ग जो है बदलते रहेंगे, ठीक है। और पूरी जो दुनिया है वो इसी के ऊपर यहाँ पे बेस्ड है ना, कि द ह्यूमन हिस्ट्री बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट एंड डिक्लाइन ऑफ द कास्ट एंड क्लास, एंड कास्ट कन्वर्टेड इनटू क्लास, एंड अगेन क्लास कंबाइन एंड बिकम द कास्ट। तो ये लगातार चीजें जो है वो हमेशा चीजें अभी यहाँ पे चलती रहेगी। तो अभी ये युग है कि अभी जातियों में है, फिर क्लास में डिवाइड होंगे, तो ये चीज चलती रहेगी। समझ में आ रहा है ना या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। सो ये कास्ट के ऊपर आपके जो लोहिया है, उनके जाति के ऊपर अभी यहाँ पे लोहिया के विचार हुआ करते थे, ठीक है। अब उसके सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है, उसके ऊपर समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर अभी यहाँ पे बोलते थे कि जो मार्क्स हैं उनके अपोजिट जो है वो इनइक्वालिटी या फिर आपकी जो रीजनल इंटेलेक्चुअल है उसके ऊपर यहाँ पे बात करते थे कि जो धार्मिक असमानता है या जो आपके जो सोशल इनइक्वालिटीज है, आर्थिक समानताएं हैं या जो सामाजिक विषमताएं हैं, मतलब इनइक्वालिटीज हैं, उन विषमताओं को दूर करके ही हम जो समाजवाद यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक जो असमानता है वो कैसे दूर की जाएगी, एंड हाउ टू रिमूव द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। उन्होंने बोला कि जो भी चीज का उत्पादन होता है ना, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका आपका जो सेलिंग कॉस्ट है, उसको जो है उसके बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए।
कि अगर कोई चीज 100 रुपए में अगर प्रोड्यूस हुई है तो 100 रुपए के बदले उसको 150 रुपए में बेचा जाना चाहिए। 150 रुपए से ज्यादा जो प्राइस है वो 150 रुपए से ज्यादा प्राइस उसका नहीं होना चाहिए, मतलब उसका 1.5 उसके आधा गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्राइस फिक्स होना चाहिए पहली बात, तो सेम प्रपोर्शन के अंदर, सेम प्रपोर्शन में फिक्स होगी तो किसान को भी नुकसान नहीं होगा, खरीदने वाले को भी नुकसान नहीं होगा, सब चीजों के दाम यहाँ पे समान रहेंगे। ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री शुड बी इंक्रीज कंटिन्यूअसली। देश की जो इनकम है, जो नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय है, वो लगातार बढ़ती रहना चाहिए, लगातार वृद्धि होना चाहिए, है ना। तो वो एक तो यहाँ पे फिक्स हो प्राइस, दूसरा भी उसके अंदर आपके एवरेज जो इनकम है आपकी, वो एवरेज इनकम लगातार बढ़नी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर का जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट होना चाहिए, नए नए तरीके से खेती है, नए तरीके से कृषि होना चाहिए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी चीजें होना चाहिए और आधुनिक तरीके से खेती होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने क्या करा, भू अन्न सेना एस्टैब्लिश की, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन दैट्स कॉल्ड द भू अन्न सेना। तो ये सेना क्या करती थी कि जगह जगह जाती, जहां पर बैरन लैंड है, जहां पर आपके जो बंजर लैंड है, वहां पर जाते हैं, वहां पर उसके अंदर खेती करना शुरू करते, उसको उपजाऊ बनाने का काम करते। तो जहां जहां भी उनकी भू अन्न सेना को बंजर लैंड मिलता, बैरन लैंड मिलता, वहां पर जाके वो प्रॉपर खेती करते और प्रॉपर एग्रीकल्चर करके एग्रीकल्चर को अभी यहाँ पे डेवलप करते थे। कोई भी जमीन जो है वो खाली ना हो, सभी जमीनों के ऊपर जो खेती है वो खेती यहाँ पे हो सके। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे लेके आए। उसके बाद उनको बोलना था कि उत्पादन के साथ जो वितरण है उसकी व्यवस्था को भी संतुलित बल देना चाहिए, कि जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है दोनों चीजें यहाँ पे होना चाहिए, प्रोडक्शन के हिसाब से कंजम्पशन हो, एक्स्ट्रा चीजें ना बचे, तो पूरी तरीके से सब चीजें जो है वो बराबर यहाँ पे चलती रहेगी। उनको बोलना था कि जो इंडियन जो कंडीशन है तो उसके अंदर जो डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकरण यहाँ पर उसने होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, एक पूरा प्रिंसिपल बनाया, एक किताब लिखी उन्होंने, एस्पेक्ट ऑफ द सोशल पॉलिटी। उसके अंदर एक चौखंबा स्कीम है, वो चौखंबा स्कीम के अंदर यहाँ पे बात की। अब नॉर्मली क्या होता है हमारे यहाँ पे, दो मेन ऑर्गन्स होते हैं, सेंटर और स्टेट, राज्य और केंद्र, उसके नीचे पंचायत होती है, बट पंचायत इतना पावर नहीं होता जितना होना चाहिए। तो राज्य और केंद्र दो स्तर की पॉलिटी हमारे यहाँ पे होती है, 2 पिलर सिस्टम है भारत के अंदर। ठीक है, वैसे 3 टियर बोलते हैं हम उसको, 3 स्तरीय बोलते हैं, बट जब उन्होंने थ्योरी दिया उस समय 2 स्तरीय थी, पंचायत को इतना पावर नहीं था। तो उस समय के हिसाब से उन्होंने बोला, ये उनके वर्ड है कि इन प्लेस ऑफ 2 पिलर थ्योरी, है ना, सजेस्टिंग द 4 पिलर स्कीम, है ना, 4 पिलर स्कीम अभी यहाँ पे दी जाए। अब 4 पिलर स्कीम क्या थी, सबसे पहले आपका केंद्र होगा जो अभी भी है सबसे ऊपर, उसके नीचे राज्य होगा, स्टेट होगा, उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे मंडल या फिर डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट की एक पंचायत होगी, डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होगा और उसके नीचे गांव होगा। तो सेंटर और स्टेट की जगह, है ना, अभी जो है आपका सेंटर, स्टेट और कहां गया, हाँ, अभी सेंटर और स्टेट है, उसके नीचे मंडल और विलेज पंचायत, दोनों की बात की। खैर विलेज के अंदर फिर बाद में जो अधिकार है गांवों को, वो गांवों को अधिकार बाद में दिए गए 73rd और 74 अमेंडमेंट के द्वारा, वो एक अलग बात है, बट उस समय ये चीजें नहीं थी। तो उन्होंने आपका सेंटर, स्टेट, मंडल और विलेज 4 भागों के अंदर इसको भी यहाँ पे उन्होंने विभाजित किया। ठीक है, और इस प्रकार से पूरा जो प्रिंसिपल है आपका विकेंद्रीकरण का, तो विकेंद्रीकरण का जो प्रिंसिपल है वो अभी यहाँ पे लेके आए। ठीक है, अब उसका जो मेन पर्पस क्या था, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण के बीच में समन्वय स्थापित करना। ठीक है, उसका जो चौखंबा स्कीम थी, तो उन्होंने बोला कि जनपद और पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, इनको एक वेलफेयर स्टेट अभी यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाना चाहिए, एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए यहाँ पे काम करे। जैसे संविधान में क्या है, आर्टिकल 280 है, तो राज्य और केंद्र के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो टैक्स का बंटवारा करता है, उसी प्रकार से आपके जो मंडल है और गांव है वहां पे भी टैक्स का जो बंटवारा है वो बंटवारा वहां पे होना चाहिए। ठीक है, उनकी स्कीम के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिवाइडेड अमंग द विलेजेस, मंडल, स्टेट एंड सेंटर, पूरा जो डिवीजन है वो जैसे राज्यों में बटा है वैसा आपके नीचे मंडल और गांव के अंदर भी विभाजन है, विभाजन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, एक सप्तक्रांति प्रिजम्पशन वहां पे लेके आए, एक सप्तक्रांति अवधारणा लेके आए कि 7 क्रांतियां उन्होंने बताई कि देयर इज 7 रिवॉल्यूशन जो अगर देश में आ जाए तो समाजवादी जो व्यवस्था है, एक लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था जो है भारत में विकसित हो जाएगी। वो क्या थी, वो स्कीम थी आपकी रिवॉल्यूशन फॉर मेल एंड फीमेल इक्विटी, महिला और जो पुरुष समानता है उसके लिए आपको रिवॉल्यूशन करना है, दोनों बराबर हो। रिवॉल्यूशन अगेंस्ट आपके रेसिज्म, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड आपके मेंटल इक्वालिटी, है ना, कि चमड़ी के रंग पर राजकीय, आर्थिक और दिमागी असमानता के विरुद्ध वहां पे क्रांति, है ना, कि लोग आपकी कास्टिज्म के ऊपर या फिर आपके रेसिज्म के ऊपर, आपकी जाति या फिर आपके कलर के ऊपर आपकी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक कंडीशन यहाँ पे तय करे कि तू तो, तेरा कलर काला है ना, तू अधिकारी नहीं बन सकता, है ना, तुझको फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगी तो ही तू लगा सकता है
ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मेंटल इनइक्वालिटीज हैं, इसके विरुद्ध क्रांति। उसके बाद आपके जो है रिवॉल्यूशन अगेंस्ट कास्टिज्म, अपॉर्चुनिटी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो आपके पिछड़े वर्ग हैं, है ना, उसके अगेंस्ट, और आपके जो जातिवाद है या फिर आपके जो बैकवर्डनेस है उसके खिलाफ यहाँ पे क्रांति की जो पिछली जाति के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको भी आगे आने का जो मौका है, आगे आने का मौका यहाँ पे दिया जाए। रिवॉल्यूशन फॉर ग्लोबल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, है ना। डेमोक्रेसी भी कौन सी? ग्लोबल डेमोक्रेसी, आपके अभी आप बोलोगे कि एक वैश्विक लोकतंत्र वो स्थापित हो, एंड फ्रीडम अगेंस्ट डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन कंट्री, विदेशों के ऊपर जो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी कम हो। उस समय जब थ्योरी दिया उन्होंने, तो हम जो ब्रिटेन या अमेरिका जैसे जो कंट्रीज थे उनके ऊपर हम डिपेंडेंट थे, हमारे खाने का गेहूं अमेरिका से आता था। बोले इनके ऊपर डिपेंड नहीं रखने का, हमको सेल्फ डिपेंड बनना है, हमको जो आप कह सकते हो कि हमको सेल्फ रिलायंस यहाँ पे बनना है, आत्मनिर्भर यहाँ पे बनना है, ठीक है। उसके बाद रिवॉल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और आर्थिक असमानताएं हैं वो भी यहाँ पे दूर करना, है ना। कैपिटलिज्म के विरोध, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, है ना, पूंजीवाद नहीं होना चाहिए, समाजवाद के अंदर ही हमको सभी लोगों का उत्थान यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि बोलते थे ना कि जो द सोशलिज्म इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी अमंग द पीपल, नॉट द पॉवर्टी। बस वही बात उन्होंने यहाँ पे बोली। समाजवाद जो है, समाजवाद के विरुद्ध जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो आप सभी लोगों के अंदर यहाँ पे हमको बांटना चाहिए, है ना। रिवॉल्यूशन अगेंस्ट इनजस्टिस इन द पर्सनल लाइफ, आपकी व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो इनजस्टिस है, जो अन्याय है, उसके खिलाफ क्रांति। उसके अंदर आपका कई सारे आपके डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केस आ गए, या डोगरी जैसी चीजें हो गई, या फिर आपके समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको खत्म करना। तो उन सबके खिलाफ जो 7 क्रांति है, 7 क्रांति उन्होंने यहाँ पे लेके आए। एंड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट आर्म्स एंड वेपन्स फॉर द सत्याग्रह, कि सत्याग्रह के लिए जो है आपके जो हथियार हैं, हथियारों का और आपके वेपन्स हैं, अस्त्र शस्त्र का जो है वो त्याग किया जाए, है ना। कि जो क्रांति है, वो जो समाजवाद है, वो कहां से आएगा? वो क्रांति से आएगा, वो आपके वो शांति से आएगा। उसके लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, जैसे आपके रशिया में और चाइना में उठाए गए। तो शांति के रास्ते से जो है समाजवाद आपका यहाँ पे आ सकता है।